धन्यवाद सर। जैसे ही निदेशक सीआरसी लखनऊ श्री रमेश पांडे सर हमसे जुड़ते हैं, हम कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर देंगे। कार्यक्रम की प्रथम पंक्ति में प्रथम दृष्टया आज के मुख्य अतिथि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और कर्तव्यनिष्ठ आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भूमिका दे रहे श्री मनोज सरकार का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज आपका एक बृहद अनुभव हमारे सभी विशेष शिक्षकों के प्रति, विशेष शिक्षा में लगे हुए विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं को तथा उनके अभिभावकों को मिलेगा, जिससे वे और अधिक से अधिक इस शिक्षा में अपना योगदान देने को तत्पर और तैयार होंगे। यह सीरीज ही इस मोटिवेशन को, इस पुनर्बलन को स्थापित करने के लिए चलाई जा रही है कि कैसे हम भिन्न क्षमता वाले बालक एवं बालिकाओं की क्षमताओं को ज्ञात करें और क्षमता वर्धन करते हुए समाज में उन्हें सदुपयोगी बनाने, बहुपयोगी बनाने और समाजोपयोगी बनाने हेतु अग्रसित करें। हमें इंतजार है हमारे निदेशक का। जैसे ही निदेशक सर हमसे जुड़ेंगे, हम कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर देंगे। नागेश सर, क्या जी सर। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। नागेश सर, निदेशक महोदय किसी बहुत आवश्यक कार्य की वजह से थोड़ा सा व्यस्त हैं। वो बीच में हमसे जुड़ जाएंगे और उन्होंने आदेशित किया है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और वो निश्चित ही कुछ ही क्षणों में हमसे जुड़ेंगे और अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करेंगे। तो सर प्लीज कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्रीमान विकास मिश्र सर ने बताया कि निदेशक सर हमसे जल्द ही जुड़ने वाले हैं, किसी विशिष्ट कार्यक्रम में उनकी व्यस्तता है। तो मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करके अपने दोनों वक्ताओं और मुख्य अतिथि के समक्ष अपने उन भावों को रखना चाहूंगा जिन भावों से हम लोगों ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तय किया है। मैं सर्वप्रथम आप सभी को बता चुका हूं, यह कार्यक्रम क्षमता वर्धन के साथ साथ मोटिवेशनल टॉक के रूप में समाज में बहुउपयोगिता सिद्ध करने वाले हमारे भिन्न क्षमता वाले बालक एवं बालिकाओं की क्षमताओं के प्रदर्शन हेतु और सामाजिक सशक्तिकरण हेतु सीआरसी लखनऊ के इस पटल से आरंभ किया गया है। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री मनोज सरकार जी जुड़ चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत आपका करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आप हमारे बीच आशीर्वचन प्रदान करते हुए अपने उन सभी अनुभवों को हमारे बीच रखे, हमारे युवाओं के बीच रखे, हमारे श्रोताओं के बीच रखे, जिससे हमारे श्रोता, हमारे विशिष्ट जन, हमारे श्रेष्ठ जन आपके अनुभवों से प्रेरित होकर समाज में कुछ नित नवीन उपयोगी कार्यक्रमों को सिद्ध करने हेतु अपनी उपयोगिता को प्रदर्शित कर सके। आदरणीय मनोज सरकार सर। मनोज सर आपका माइक म्यूट है। मनोज सर आपका माइक म्यूट है। मनोज सर आपका माइक म्यूट है। खराब है तो मैं सबसे पहले नागेश जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझसे कोऑर्डिनेट करके कि स्पोर्ट्स जो है वो भी आज के टाइम में एक ऐसा संगठन बन गया है, एक ऐसा कैरियर बन गया है जो कि बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है।
मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक सिंपल सी बात, काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आपसे मैं एक सिंपल सवाल पूछूंगा। आजकल हम जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप देखेंगे आदरणीय मनोज सर, अगर आप अपनी हम वीडियो ऑफ लोगों का क्या करेंगे क्या था। तो आपका हम्म, आपकी आवाज क्लियर आने लगेगी। एक्चुअली में आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। तो अगर आप अपनी वीडियो ऑफ कर लेंगे तो शायद नेट की वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी और आपकी आवाज स्पष्ट हम तक पहुंच हेलो पाएगी। धन्यवाद सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, आ रही है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जैसे मैं बता रहा था कि स्पोर्ट्स के बारे में, कि आज जितने भी हम स्पोर्ट पर्सन है, या जो भी फ्यूचर में या पास्ट में जो भी स्पोर्ट पर्सन खेल चुके हैं, सब प्रोफेशनल तौर पे खेल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था एक सिंपल सी चीजों का, वो ये है कि वर्तमान टाइम पे स्पोर्ट्स और पिछले के स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है। अभी वर्तमान टाइम पे स्पोर्ट्स का मतलब है कि हम प्रोफेशनल तौर पे जा रहे हैं, एक करियर के रूप में चूज कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों से दूर भाग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो आप अपने ऊपर ही ले लीजिएगा कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम सारे गेम्स खेलते थे। चाहे वो भारत के ही गेम थे, लेकिन सारे गेम्स खेलते थे, कबड्डी से लेकर हॉकी से लेकर फुटबॉल से लेकर गिल्ली डंडा से लेकर, तो ऐसे छोटे छोटे गेम्स खेलते थे उसमें, और सीजनल खेलते थे। तो हम लोग बहुत ज्यादा फिट हुआ करते थे। आजकल वर्तमान टाइम पे जगह का भी कमी है, और देखा जाए तो ये सारे गेम्स हम भूल गए हैं। और जो बच्चा खेल रहा है वो प्रोफेशनल खेल रहा है, जो नहीं खेल रहा वो मोबाइल गेम खेल रहा है। तो मेरा एक निवेदन है कि मुझे लगता है कि हमें दोबारा से उस लाइफ को जीना पड़ेगा, उस लाइफ को स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे ये प्रॉफिट होगा कि जैसे कि आज कोविड का टाइम है, तो अगर हम पहले जमाने में देखा जाए तो हम अगर फिट थे तो दोबारा फिट होके इस लड़ाई से भी लड़ सकते हैं। इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि स्पोर्ट्स को सिर्फ करियर के तौर पे ही जो कुछ लोग लेते हैं उनको छोड़ के बाकी सब लोग भी ज्वाइन करें। लाइक वो घर में ही खेले। हम लोग बचपन में जैसे गेम खेलते थे, छोटे छोटे गेम्स खेले, उससे मेंटलिटी भी आपकी हरासमेंट दूर होती है, उनका मेंटल प्रेशर कम होता है। देन आप फिजिकल एक्टिविटी भी आप ज्यादा करते हैं, तो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी जब बढ़ती है तो उनका ग्रोथ अच्छा होता है, चाहे वो उनके बॉडी का हो या फिर उनके माइंड का हो। तो ये मेरी सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि अगर स्पोर्ट्स को सिर्फ कैरियर के तौर पे ना ले तो हम दूसरे तौर पे भी ले लें, जो हम पहले किया करते थे, यहाँ से एटलीस्ट 10 साल पहले की बात अगर कहे तो। दूसरा, मेरे लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपसे लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों की मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। हाँ जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो छोटा सा एक्सपीरियंस ये था कि मेरे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से, ऐसे बैकग्राउंड से निकला हूँ जहाँ पे एक टाइम पे खाने की भी जिल्लत थी। और आज के टाइम पे अगर आप कहेंगे तो हो सकता है कि मैं 100 लोगों को साथ में अपने घर में रख के खिला सकता हूँ, उनके उनके साथ हमदर्द बन सकता हूँ, और कोशिश भी करता हूँ कि उनके साथ रहूं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उनकी मदद करूँ। तो मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है कि बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो हमें अपने आप से बात करनी चाहिए और करनी चाहिए, और वो है कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। अगर हम अच्छा इंसान बनते हैं तो मुझे लगता है कि हम जो भी चीज बनना चाहते हैं, हम उसके प्रति और ज्यादा प्यार भावना से और स्पष्ट रूप से हम आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, मैंने अपनी लाइफ से और एक चीज सीखी है कि प्रॉब्लम्स, मेरी एक दो लाइन है, मैं उस दो लाइन को बोलना चाहूंगा। मुझे लगता है उन दो लाइन में मेरे पूरे लाइफ का विचार उसी में है। जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद ही आते हैं दिन बहार के। और ये सच्चाई है कि जीवन में हमारे जो बसंत ऋतु आती है वो पतझड़ के बाद आती है, और उसके बाद खुशहाली बहुत आती है, हरियाली आती है, खुशहाली आती है, सब लोग हंसते खेलते हैं, नाचते गाते हैं। तो जीवन का भी यही उसूल है कि प्रॉब्लम्स आती है, बस हमें उसको भागना नहीं है, उसके डट के सामना करना है। और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो इसीलिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि हमें हर समय लड़ना चाहिए। और एक मेरी एक छोटा सा सजेशन है, मैं कोशिश करता हूँ कि सबको ये चीज बताऊं और सबको आगे ये चीज समझाने की कोशिश करूं कि बहुत
सिंपल सी चीज है, मुझे लगता है ये सबको अप्लाई करना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अगर सब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, कि आप सभी, मैं, आने वाली पीढ़ी, या हमारे जो फ्यूचर में जो ऑलरेडी लोग थे, इन सब में सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कोई ना कोई परेशानी हुई होगी। आप लोग टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स में हैं, एजुकेशन से हैं, तो मुझे लगता है कि सब ने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करी होगी। तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, चीजें ज्यादा जानते हैं, कि लाइफ एक सर्कल है। तो मैं चाहूंगा कि आप या मैं, कोई भी व्यक्ति उस सर्कल में कट लगाए। और वो कट कौन सा होगा? परेशानियों का। मेरे साथ मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हुई है, मैं चाहूंगा कि वो प्रॉब्लम मेरे आने वाली पीढ़ी को ना हो। आप टीचर्स लोग हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा नॉलेज है। आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स आई है, मैं चाहूंगा कि आप लोग कोशिश करेंगे, या कोशिश करते भी होंगे, कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे, आपके स्टूडेंट्स, उनके साथ वो प्रॉब्लम्स ना हो जो आपने फेस करी है। और यही दुनिया का रीत है, और चल भी रहा है। लेकिन अगर हम इसको और अच्छे से अगर करेंगे, तो मुझे लगता है कि लाइफ जो सर्कल है, ये सर्कल और बड़ा होगा, और बहुत अच्छे से जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कि अगर किसी माइक म्यूट हो गया सर आपका। अभी भी म्यूट है सर, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। रिश्वत के लिए भी रिश्वत दे। मनोज सर, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। ना जाए, यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और यही विचार भी है, और मैं हमेशा इस बात को दोहराता रहता हूँ कि इस चीज को ध्यान में रखा जाए। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मनोज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों को जो अपनी लाइफ से जुड़ी, अपने जीवन से जुड़ी जो भी आपके अनुभव हैं, उन सभी अनुभवों से हमें अवगत कराया। और आपके अनुभवों के हिसाब से जो सलाह हमें देनी चाहिए, हमें एक उच्च जीवन प्राप्त करने के लिए, वो आपने अपने उद्बोधन से हमें दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यस्ततम समय में से सीआरसी लखनऊ के लिए समय निकाला। सीआरसी लखनऊ इसका सदा आभारी रहेगा। और सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप व्यस्त हैं तो हमारे इस सेशन के लास्ट में प्लीज आप हमसे दोबारा जुड़ें, जिससे कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके सवालों के जवाब आपके द्वारा या दूसरे हमारे जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके द्वारा हमें प्राप्त हो पाए। तो सर, आपसे चाहूंगा कि अगर आप व्यस्त हैं तो लास्ट में जरूर जुड़ें, अन्यथा आप इस पूरे मोटिवेशनल टॉक में हमारे साथ रहने की एक कोशिश करें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ टीम की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से, हमारे मंत्रालय की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, मैं अब कोशिश करूंगा जुड़ने की, और मैं जुड़ा, अभी तक तो जुड़ा ही हूँ। और जी आई सर, विल ट्राई कि जब तक मैं, अभी एक्चुअली कुछ लोग मिलने आने वाले थे, अगर वो नहीं आते, मैं तब तक आपके साथ जुड़ा ही हूँ। बिल्कुल धन्यवाद सर। लास्ट में सर 12 बजे, 12:15 बजे से हमारा जो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। तो प्लीज सर, उसमें आप हमारे साथ जरूर रहें, क्योंकि आपके द्वारा जो उत्तर दिए जाएंगे वो हमारे प्रतिभागियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सर। तो जी प्लीज जी, आप उस समय में हमारे साथ जरूर रहें। श्योर सर, श्योर, 100% सर। जी। आ, नागेश जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, जी सर। मनोज सर को बहुत था। बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वचन और आपका अनुभव
हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होगा, हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रीमान राजन बाबू, इंटरनेशनल जूडो प्लेयर, एक कुशल खिलाड़ी, एक कुशल योद्धा और एक कुशल व्यक्तित्व के धनी राजन बाबू न केवल दृष्टि की अक्षमता के जैसी अक्षमता को पार कर सक्षमता की उत्कृष्ट श्रेणी को प्राप्त करने में सफल हुए हैं, अपितु साथ ही साथ अपने को केवल राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशेषज्ञ जूडो प्लेयर के रूप में स्थापित कर हमारे युवाओं के लिए, हमारे प्यारे बेटे बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ऐसे प्रेरणा स्रोत प्यारे भाई श्री राजन बाबू को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और अपनी लाइफ से जुड़ी उन गतिविधियों को, उन घटनाओं को और उन भावों को हमारे बीच रखें, जिन्हें सुनकर, समझकर, बोध करके हमारे युवा समाज में एक नई रोशनी लाने का प्रयास करें। तो मैं आमंत्रित करता हूं प्रथम वक्ता श्रीमान राजन बाबू, इंटरनेशनल जूडो प्लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं विकास सर? जी जी राजन, आवाज आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा CRC टू लखनऊ, जिसने इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म दिया, और संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पहचान तो नागेश सर से ज़्यादा कौन बता सकता है। खैर मैं इतना तो बयान नहीं कर सकता, मगर काफ़ी खुशी हो रही है। मैं राजन बाबू, जैसे हर किसी के ज़िंदगी में कुछ इंसिडेंट्स, कुछ घटनाएं होती हैं, उन्हीं से घटनाओं से मैं भी गुजरता गया, और उन सभी घटनाओं को कुछ को ध्यान में रखते हुए, कुछ को भुलाते हुए, अपने जो मैंने सपना देखा था, जो मैंने सोचा था, वो ठान कर, और कुछ लोगों के सहयोग मिले, जिससे मैं अपने आप को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने में एक समर्थ हो सका। देखिए, कुछ हर किसी खिलाड़ी, हर किसी व्यक्ति, हर किसी जर्नलिस्ट, हर किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। वह प्लेटफॉर्म, अगर मैं कहूँ, 2006 में जब मेरा एडमिशन दृष्टिबाधित इंटर कॉलेज मोहन रोड लखनऊ में हुआ, तो वही प्लेटफॉर्म मुझे मिला जो एक स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल स्थापित है, जिसमें मैंने 2006 में एडमिशन क्लास 1 में लिया। उसके बाद मैंने वहीं से अपनी शिक्षा आरंभ की, और वहीं से 2006 में मैंने जब एडमिशन लिया, फिर 2013 में, अगर जूडो की बात करें तो 2013 में मैंने एक मिसेस जया मैडम हैं, जो कोच हैं, फर्स्ट कोच वही थी मेरी, जिन्होंने मुझे जूडो सिखाया। मुझे क्या, मेरी पूरी टीम थी, और भी मेरे सीनियर्स खिलाड़ी थे, जिन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर मेडल प्राप्त किया और जीता भी है, देश का नाम रोशन किया। अगर मैं अपनी बात करूं, 2006 में एडमिशन हुआ, मैंने 2017 में इंटर किया 2000। तत्पश्चात मैंने NIVS से
डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का एक कोर्स होता है जो स्पेशल बच्चों के लिए होता है, वीआई से मैंने किया। और ग्रेजुएशन मेरा राजेश टंडन से डिस्टेंस से हुआ सेम टाइम में। इस समय मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा लखनऊ से मेरा पॉलिटिकल साइंस से एमए चल रहा है। और जिस प्रकार से एक समान खिलाड़ी मेहनत करता है, उसी तरीके से एक दृष्ट बाधित या किसी भी तरह का किसी भी तरह से ग्रसित विकलांगता से खिलाड़ियों को मेहनत करनी होती है, तब वह जाकर के अपने आप को उस स्तर पर जाकर स्थापित करता है और अपने आप को जो सपना होता है या जो खेल में अपने जो सोचता है वह जीतने के काबिल बनाता है। तो जैसे मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जूडो खेला, उसके बाद स्टेट लेवल पे खेला, उसके बाद मैंने 2017 में मैंने वियतनाम के लिए जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उस समय जूडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने जब हम लोगों को इन्फॉर्म किया कि आपके टीम बन गई है और आपके टीम में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो उस टाइम ना गवर्नमेंट से इतना वो होता था कि हम लोगों के किराए भाड़े की व्यवस्था कौन करेगा। हम लोगों ने भी नहीं किया, हम लोगों के पास इतने पैसे हुआ नहीं करते थे, क्योंकि हर एक दृष्टिबाधित या कोई भी विकलांगता कोई भी नॉर्मल फैमिली से जो बिलोंग करता होगा, जनरल फैमिली से, वो उसके पास ऐसे इतनी अच्छी मनी नहीं होती है रनिंग करने के लिए, मुझे मालूम है और आप सभी लोगों को भी मालूम होगा। तो उस टाइम जनरल सेक्रेटरी मनोहर सर ने, जो जूडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ही हम लोगों के किराए की व्यवस्था की। हम लोग गए और उस टाइम मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा। तत्पश्चात मैं जब एनआईवीएच में डिप्लोमा कर रहा था 2018 में, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ से जब मैं गया तो फिर से मैंने फीस की व्यवस्था की। और 2018 में जब मैं गया तो वहाँ पे वियतनाम में फिर से मैंने सिल्वर मेडल जीता। तो यहाँ तक पहुँचने की मेरी ये कहानी है। बाकी अगर जूडो की नियम और उसके कुछ ट्रिक्स या उससे सेल्फ डिफेंस या और जो बातें हैं उसको मैं बताना शेयर करना चाहूँगा। जूडो के जो कुछ नियम होते हैं, जैसे जूडो जनरल बच्चे खेलते हैं, मतलब कि साइटेड बच्चे खेलते हैं, सेम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे भी उसी तरह से खेलते हैं, यानी कि दृष्टिबाधित खिलाड़ी, सॉरी मैं बच्चा नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे खिलाड़ी बोलेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है, जो हमारे रेफरीज होते हैं वो हमको पकड़ के लेके जाते हैं, जो हाथ में वो कॉमिकाता करके, कॉमिकाता, फिर जब लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बराबर से जो हमारे कंधे होते हैं उस पर टच कराएंगे और बराबर खड़ा करेंगे, देन ग्रिप कराएंगे। जब ग्रिप कर लेंगे, फिर जब बराबर खड़ा करने के बाद फिर क्या होता है, फिर हजमी करेंगे, मतलब कि जूडो फाइट स्टार्ट बिल्कुल बराबर जब होंगे, सेम बाकी सेम चीजें सेम होती हैं। जैसे कि स्कोर भी दो ही तरह से होता है, वजारी एंड इपॉन। दो वजारी पर एक इपॉन होगा, और इपॉन ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब गिरा करके या 20 सेकेंड लॉक करके या चोक करके। दो ये ट्रिक हैं, टेक्निक हैं, जिससे एपोनेंट को रोकना होता है मैट के ऊपर 20 सेकेंड। अगर आप 20 सेकेंड मैट पर लॉकिंग या चॉकिंग के थ्रू अगर आपने रोक लिया तो आपको इपॉन मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप अगर उस एपोनेंट को अपने गिराएंगे। यह और जूडो जो होता है, हमेशा एक ही उम्र, एक ही भार के व्यक्ति और एक ही लिंग के व्यक्ति के साथ जूडो खेला जाता है। अक्सर लोग जूडो और टाइकेंडो को एक
नजरिए से देखते हैं। मुझे याद आता है जब हम और हमारे साथी जाया करते थे मोहन रोड से केडी सिंह बाबू स्टेडियम प्रैक्टिस करने के लिए। कभी कभी हम लोगों को भी शौक लगता था कि चलो जुडोगी पहन करके ही चलते हैं। तो जब जाया करते थे तो लोग बोलते थे ये टाइकोंडो है, टाइकोंडिस्ट प्लेयर है, मतलब टाइकोंडो खेलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है। यह कम से कम मैं यह जरूर चाहूंगा कि जो यहाँ पर जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लोग हैं, ऑडियंस हैं, उनको यह जरूर पता चल जाए, क्योंकि जब जुड़े हैं तो कुछ जरूर पता होना चाहिए। जूडो एक सुरक्षात्मक गेम है, सेल्फ डिफेंस है। और जो टाइकांडो या कराटे है जो, ये आक्रामक गेम है। ठीक। और जूडो के बेसिक नियम यही हैं। जूडो हमेशा मैट पर खेलते हैं, जिसे जापानीज लैंग्वेज में तमाबी बोलते हैं। यह मैट 14x14 का होता है और 2 क्षेत्रों में बंटा होता है। मतलब कि अब बाहरी क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र जो होता है, जो 8x8 का होता है, उसी के अंदर आपको फाइट करनी होती है जितने भी एपोनेंट होते हैं। जब अगर आप उससे बाहर हो जाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जूडो जो है ये जापानीज गेम है। और इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन में मैं आप सभी लोगों को यह सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि अपने लाइफ में एक एक्सरसाइज को जरूर पार्ट बनाएं। 20 से 30 मिनट्स, अगर कम से कम, अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो पेंडेमिक में भी हमें यह मदद करेगा, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने में मदद करेगा। ये ये चीजें हैं। इन चीजों से हम पेंडेमिक में भी इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं अगर गर्ल्स की भी बात करें, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हों या साइटेड हों, हर किसी गर्ल्स के लिए जूडो जैसे गेम लाइफ में बहुत ज्यादा भूमिका अदा कर सकते हैं। क्योंकि जो गर्ल्स हैं या बॉयज, मैं किसी को एक को नहीं बोलना चाहूंगा, मतलब ये हर किसी के लिए वो कर सकते हैं। बट जो समाज में क्या चल रहा है, कहीं पे किसी को क्या हो रहा है, कहीं बलात्कार, कहीं रेप, इस चीजों के इससे लिए भी उनको छुटकारा कुछ मिल सकता है। जैसे कि उनके सर में चिमटी होती है, सेफ्टी पिन होती है। इन चीजों से अगर वो जूडो सीखते हैं या कुछ वो करते हैं तो चौक करके, लोग करके उन्हें छुटकारा मिल सकता है। और एक शायरे ट्रिक है। अगर कोई आता है, मान लीजिए आपका मुंह पीछे से बंद कर लेता है, आपको नहीं पता चला, आप सेम कुछ ना करिए, इजी पैर दोनों घुटने पे आइए और दो हाथ आपका फ्री है तो सीधे पीठ से लेते हुए सीधे आगे को फेंक देंगे, तुरंत आगे गिरेगा, वो चित हो जाएगा। ये ये चीजें हम लोगों को शेयर करना चाहिए और एक दूसरे से सीखनी चाहिए कि जितना इस तरह के दुष्प्रचार हो रहे हैं उनसे हम लोगों को छुटकारा मिल सके और लोगों को अवेयर होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को यह अपने सुझाव देना अवश्य समझता हूँ। और गर्ल्स को गेम में जरूर जुड़ना चाहिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जूडो खेला हूँ। जैसे कि अभी हमारे चीफ गेस्ट सर ने बोला कि सभी खेलों से जुड़े रहना चाहिए। सर को मैं बताऊं तो शायद और भी खुशी होगी कि मैं एक नेशनल लेवल का क्रिकेटर भी हूँ। मैंने नेशनल लेवल के क्रिकेट भी खेले हैं और नेशनल लेवल पे चेस भी खेले हैं। ये सारी चीजें हैं। बट जिस परिस्थितियों से सभी खिलाड़ी, मतलब आम खिलाड़ी, जो जनरल खिलाड़ी होते हैं, गुजरते हैं, उन्हीं परिस्थितियों से हमें भी गुजरना पड़ा है। हम उनसे कोई अलग नहीं है। ये हमारी लाइफ की कहानी रही है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। आपने कहा
राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में भी प्रतिभाग करते हुए जूडो में अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की यात्रा मोहान रोड लखनऊ से प्रारंभ कर केडी सिंह बाबू स्टेडियम होते हुए नई दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए आपने जो जज्बा दिखाया, आपने जो हौसला दिखाया और आप वर्तमान समय में भी जिस हौसले, जज्बे और जिस भाव के साथ अपने को स्थापित कर रहे हैं, अपने को प्रमाणित कर रहे हैं, हम सियासी लखनऊ की तरफ से आपके जज्बे को सल्यूट करते हैं। हमें याद आता है कवि और बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसी परिस्थितियों पर कहा करते थे कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सतसक आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अवश्य ही राजन बाबू, मनोज सरकार हमारी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम आपके साथ हैं, आप समाज के साथ हैं और समाज नित नवीन ऐसी ऊर्जाओं को, ऐसे व्यक्तित्वों को स्थापित करने के लिए ओजस्विता के भाव को स्थापित करता है। मैं आज के हमारे द्वितीय वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं हमारे द्वितीय वक्ता श्री प्रकाश चंद, एडवेंचर्स स्पोर्ट्समैन एंड सीनियर प्रोग्रामिंग ऑफिसर ONGC। आप आए और अपने जीवन से जुड़े अनुभवों को हमारे बीच रख के हमारे युवाओं को बताएं कि किस तरीके से आपकी यात्रा रही और किस तरीके से हमारे विशेष शिक्षा में लगे हुए बालक एवं बालिकाएं, अभिभावक एवं विशिष्ट जन उस यात्रा को करने में सफल होंगे। श्री प्रकाश चंद जी। मैं CRC लखनऊ का धन्यवाद दूंगा। क्या मेरी आवाज स्पष्ट है सुनने में? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो सभी को नमस्कार, निदेशक महोदय को नमस्कार और सभी आयोजकों को धन्यवाद जो ये कार्यक्रम ऐसे मुश्किल समय में आयोजित कर रहे हैं। और सभी को मेरी शुभकामनाएं कि सभी स्वस्थ रहें। तो मेरे जीवन की यात्रा कुछ इस तरह शुरू होती है। 11 वर्ष की आयु में जब मैं 6ठी कक्षा में था, तब छत से गिरने के कारण मैंने अपनी दोनों आंखों की दृष्टि गंवा दी। अथक प्रयास, सभी अस्पताल, डॉक्टर्स को अप्रोच करने के बावजूद भी वो दृष्टि नहीं बची। उस समय पर मेरे परिवार और मेरे लिए 1 वर्ष तक बड़ा हताशा का समय आ गया था, परंतु मेरी माता ने मुझे ढाढ़स बनाया और प्रेरित किया कि जीवन इस तरह से समाप्त नहीं होता। तत्पश्चात मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, दोनों मैंने बैचलर और मास्टर्स किए, दोनों ही फर्स्ट क्लास के साथ में, जो कि अपने आप में उस समय के हिसाब से मुश्किल था। 2010 और 2013 में ये दोनों मैंने उत्तीर्ण किए।
और NIVH के अंदर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के तौर पर पहला कार्यरत मैं हुआ। तत्पश्चात 26 महीने NIVH के साथ काम करने पर मैंने NIVH से विदा सुमन लिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ असिस्टेंट मैनेजर के पद पर अपनी सेवाएं दी। यहां पर भी मैंने 14 महीने काम किया और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग को उत्तीर्ण किया। 2015 के विजुअली इंपेयर्ड कैटेगरी में टॉप रैंकर के साथ और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को प्रोग्रामिंग ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किया। यहां पर 4 साल काम करने के बाद जब मुझे ये प्रतीत हुआ कि मैंने अपने जीवन में शैक्षिक और व्यावसायिक तौर पर एक संतोषजनक स्थिति प्राप्त कर ली है, तब विचार किया कि कुछ शारीरिक और रोमांच की ओर बढ़ा जाए। तब यह सुनिश्चित किया और उसके बाद तभी मैं मिला मिस शीतल, जो कि भारत की ओर से कंचनजंगा चढ़ने वाली सबसे छोटी महिला हैं और ये रिकॉर्ड उन्होंने पूरी दुनिया में स्थापित किया है। मतलब जो कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कंचनजंगा की चोटी को प्राप्त करने वाली सबसे छोटी महिला हैं। और उनसे प्रेरित होकर के मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि माउंटेनियरिंग के बारे में मैं जानना चाहता हूं। यहां पर एक बात उल्लेखनीय यह होगी कि अक्सर लोग ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग को इंटरचेंजेबली कंफ्यूजन के साथ यूज कर लेते हैं। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं और ये दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग डिफिकल्टी के साथ खेले जाते हैं। अभी मुश्किल या लिमिटेशन ये है कि भारत के अंदर 2014 से पहले तक नेशनल स्पोर्ट्स की लिस्ट में माउंटेनियरिंग को शामिल रखा गया हुआ था, बट उसके बाद से इसको हटा दिया गया है। और इसका इतिहास ज्यादातर यही है कि हेलो, आवाज क्लियर है सबको? प्रकाश सर, आवाज क्लियर है आपकी। हाँ, बीच में किसी का माइक ऑन हो गया था। हाँ। तो अब तक का माउंटेनियरिंग का भारत का इतिहास ये है कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और BSF के जवान ही इस खेल में भारत की तरफ से इन्वॉल्व होते थे। व्यक्तिगत या व्यावसायिक स्तर पर इस खेल को इतना बढ़ावा नहीं मिला था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये पाया गया है कि ये खेल अपने आप में बहुत ही महंगा है, क्योंकि बहुत महंगे जूते, कपड़े, साजो सामान जो कि अदर खेलों के परस्पर बहुत ज्यादा महंगे हैं। दूसरा कारण ये कि इसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको दुर्गम स्थलों पर जाना आवश्यक होता है। माउंटेनियरिंग के अंदर एक टर्म आता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जिससे पार पाने के लिए एक्लेमेटाइज किया जाता है।
मतलब कि आप धीरे धीरे अपने शरीर को आदत डालते हैं ऊंचाई में रहने की, क्योंकि जैसे जैसे धरती पर ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन का दबाव हवा में कम होता चला जाता है, जो कि हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। और ये दुष्प्रभाव इररिपेरेबल या इररिकवरेबल होते हैं। मतलब अगर आपके फेफड़ों, आपकी रक्त शिराओं पर अगर कोई दुष्प्रभाव पड़ गया तो वो आजीवन ठीक नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ कठिनाइयां हैं जो इस खेल को ज्यादा रोमांचकारी और मुश्किल बनाती हैं। बट इसके बावजूद भी ये खेल अपने आप में बहुत रोमांचित करने वाला एवं प्रेरणादायक है। तो खेल के बतौर मैंने 4200 मीटर लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई को अचीव किया है। और ये जगह थी पंचाचुली बेस कैंप, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में पाया जाता है। आप लोग सुनते होंगे बहुत सारे लोग चादर ट्रैक या इस तरह की जगह जाते हैं जिसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो माउंटेनियरिंग में किसी भी चोटी को या मुकाम को उसकी ऊंचाई के साथ साथ उसकी दुर्गमता से भी नापा जाता है, जिसे कि माउंटेनियरिंग की दुनिया में टेक्निकलिटी कहते हैं। मतलब आपके पास उस चोटी पर चढ़ने के लिए कितना सीधा रास्ता, कितनी बड़ी खाई, नदियों को पार करना, क्रेवास जो कि दो चट्टानों के बीच में बनी हुई जगह में पड़े हुए बर्फ से ढका हुआ एरिया कहलाता है। इसके साथ साथ कुछ पहाड़ भुरभुरे होते हैं जो कि चढ़ने पर उखड़ जाते हैं। और यहां पर एक बात उल्लेखनीय ये होगी कि ट्रैकिंग में सिर्फ आप अपने पैरों की मदद लेते हैं और एक वॉकिंग स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। बट माउंटेनियरिंग के केस में आपको हार्नेस बांध करके रस्सी के किनारे किनारे उसका सहायता लेकर के चढ़ना होता है। जो भी आप कहानियां सुनते हैं, लोग एवरेस्ट चढ़े तो सब लोग पर्वतारोही हार्नेस और अपने पूरे साजो सामान के साथ में उस पर चढ़ते हैं। और उसमें से कुछ ही होते हैं जो कि रूट ओपनर होते हैं, मतलब पहली बार में चढ़ते हैं और उसके बाद वो लोग जगह जगह पर आइसेक लगा करके, स्क्रू लगा करके बर्फ में रस्सी बांध करके आते हैं, जिन्हें के आप सुनते होंगे शेरपा कहा जाता है। तो ये काफी जोखिम भरा काम है, बट इसके बावजूद भी लोग इसको करना पसंद करते हैं। और उम्र का दायरा इसमें कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं और इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। एवरेस्ट को छूने वाले सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति 77 वर्ष के रहे हैं और वो अपने जीवन में लगभग 1 दर्जन बार एवरेस्ट को उन्होंने छुआ है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत सपना ये है कि मैं भी एक दिन एवरेस्ट को छू पाऊं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूं और किसी का के मन में कोई सुझाव या कोई डाउट तो वो अपना प्रश्न सामने रख सकते हैं। प्रकाश धन्यवाद। सर,
प्रकाश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक एक विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद आपने तमाम तरीके के स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है और फुटबॉल है, ताइक्वांडो है, आपने एडवेंचरस स्पोर्ट को ही क्यों चुना? एडवेंचरस स्पोर्ट को चुनने के पीछे कारण मेरा ये था कि मुझे शुरुआत से ही रोमांच बहुत पसंद था। माउंटेनियरिंग के अलावा भी मैं शौकिया तौर पर स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, जेट स्की, इन सब का भी शौक रखता हूं। और पहली बार मैंने पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग आज से करीब करीब 17 साल पहले की थी। तो रोमांच के प्रति अतिरिक्त लगाव होने का ही एक मेन कारण था कि मैंने माउंटेनियरिंग को चुना। प्रकाश सर, एक अन्य प्रश्न है मेरा आपसे, क्योंकि वो दर्शकों को भी पता होना चाहिए। एक एक विजुअली इम्पेयर्ड होते हुए माउंटेनियरिंग में एक विजुअली इम्पेयर्ड को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर वो माउंटेनियरिंग चूज करना चाहें या खेलना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं और माउंटेनियरिंग खेलना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों को पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे का मैंने पहले ही बताया कि सरकार इसको उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करती जिस तरह से अन्य खेलों को प्रोत्साहन दिया जाता है। पहली बात तो अपनी आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित करें। दूसरा, क्योंकि रोमांच के इन खेलों में उम्र की कोई बंदिश नहीं है, तो पहले आप अपना व्यवसायिक और शैक्षिक जो भी स्थान है आप जीवन से चाहते हैं वो प्राप्त करें और उसके पश्चात इनकी तरफ बढ़ें। दूसरा, अपनी फिटनेस को ठीक करें। इसके साथ आप धीरे धीरे आदत डालें ऊंचाई की जगहों पर घूमने की। जहां तक रोड जाता है वहां जाकर के घूमने जाएं और वहां रुकें, वहां पर आदत डालें और धीरे धीरे ऊपर चढ़ करके जाएं। ये नहीं कि लेह की फ्लाइट पकड़ी और सीधे पहुंच जाएं। कोशिश करें रोड से जाएं और कम से कम जाते समय जरूर धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाएं। लौटते समय भले ही फ्लाइट पकड़ लें, जिससे कि आप उस दुर्गम तापमान, जो कि मई जून के महीने में भी -10 डिग्री से 20 डिग्री तक होता है। और तीसरी चीज ये कि आपको एक अच्छे गाइड की आवश्यकता इसमें पड़ेगी और उस गाइड को के ऊपर आपका और आपके ऊपर उसका भरोसा बहुत जरूरी है। क्योंकि रोमांच भरे खेलों के अंदर बड़ी पेयर या गाइड आपका जीवन रक्षक होता है। अगर उससे कोई चूक हुई तो आपका जीवन खतरे में निश्चित तौर से पड़ जाएगा। और इस गाइड की व्यवस्था के लिए दुर्भाग्य से आपको खर्च करना पड़ेगा। तो जो मैंने पहले आपसे बात कही, अपनी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को सुनिश्चित अवश्य करें। प्रकाश सर, एक 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 सवाल और मेरा है, मैं दर्शकों के लिए खास तौर पे पूछ रहा हूँ। जब आपने माउंटेनिंग करने का सोचा और आप अपने कोच, जिस व्यक्ति से आप माउंटेनिंग सीखना चाहते थे उसके पास गए और आपने रिक्वेस्ट किया कि मुझे माउंटेनियरिंग सीखना है, तो क्या उनके मन में ये सवाल आया कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आपको कैसे माउंटेनियरिंग सिखाई जाए? ऐसा कोई प्रश्न उनके मन में आया? हाँ, ये बिल्कुल विकास जी, स्वतः ही है, इस तरह का प्रश्न आना ही था और मेरे साथ भी आया। बट जब मैंने उनके साथ अपने अदर रोमांच के खेलों के कुछ फोटो शेयर किए और उनको दिखाया कि रोमांच के खेलों के साथ में जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, लोग उस दुर्गम परिस्थिति में जब पहुंचते हैं तो अपना
मानसिक ढाढ़स खो बैठते हैं। वो फोटो देखने के बाद उनको ये सुनिश्चित हुआ कि ऊंचाई से या दुर्गम परिस्थितियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। इसके बावजूद भी उन्होंने पहली ट्रिप एक बेसिक ट्रेनिंग की तरह से रखी, और शर्त ये थी अगर पहली ट्रिप में हम नीचे से पैदल चल करके बेस कैंप तक पहुंचेंगे और परफॉर्मेंस ठीक रही तो ही हम चोटी पर चढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। यहां पर उल्लेखनीय ये होगा कि यहां पर 3 दिन का रास्ता ऐसा था जिसमें के सड़क नहीं थी। 50 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक गहरी खाइयां, पतले संकरे रास्ते, ये सब, इन सब से होते हुए गुजरना था। और इसमें जो मेरे गाइड थे उन्होंने मुझे सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ में बांध करके रखा हुआ था। और ये ट्रेनिंग मेरे लिए ही नहीं, उनके लिए भी एक नया अनुभव थी। प्रकाश सर, एक और मेरा प्रश्न है जो कि दर्शकों के लिए ही होगा। प्रकाश सर, क्या और भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में माउंटेनियरिंग जैसे गेम खेल रहे हों और उन्होंने एडवेंचरस स्पोर्ट्स में अपने आप को स्थापित किया हो या अचीव किया हो? तो प्लीज सर हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। हाँ, कुछ कुछ खिलाड़ी हैं जो कि ट्रैकिंग में काफी इन्वॉल्व हैं। एक मिस्टर गयानात्रा हैं, महाराष्ट्र से, 40 वर्षीय हैं। और हिमालयन जो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है, जो कि एक सोसाइटी है बीएसएफ की, तो उस समय पर लगभग आज से 8-10 साल पहले एक ग्रुप वो लोग लेकर के गए थे। बट उसके बाद उसमें कुछ खास प्रोग्रेस है नहीं। ज्यादातर लोग अपने ही एफर्ट और अपने ही खर्चे पर इसको करते हैं। उसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का भी एक इनिशिएटिव था जिसमें के लोग 11,000 फीट तक की ऊंचाई तक जाकर के आए थे, जस्ट जहां से ग्लेशियर स्टार्ट होते हैं। मतलब इसके बाद आपको पहाड़ या जमीन नहीं मिलती, ये इसके बाद सब कुछ बर्फ से ही ढका होता है। प्रकाश सर, एक लास्ट प्रश्न आपसे। प्रकाश सर, हमारे जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं हमारे साथ जुड़े हुए, या विजुअली इम्पेयर्ड जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके शिक्षक हैं, मैं उनकी तरफ से पूछना चाहता हूं, सर, अगर विजुअली इम्पेयर्ड इस खेल को चुनना चाहें या माउंटेनियरिंग को चुनना चाहें, तो सर उन्हें प्रैक्टिस के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाए और इस एडवेंचरस स्पोर्ट को चुन पाए? प्रैक्टिस के लिए जो हमारे मैदानी इलाकों के सहपाठी हैं दृष्टिबाधित, उनके लिए थोड़ी सी समस्या आ सकती है। परंतु जो भी जहां भी पहाड़ी पाई जाती हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, इधर हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वो सहपाठी अपने आसपास की वेसिनिटी में ही उन पहाड़ियों जोड़ पर दो, चढ़ने का जोड़ दो भैया, जोड़ दो। प्रयास करें और कोशिश करें कि किसी के साथ ही जाएं, अकेले शुरुआत में ना जाएं। दूसरा, चलने की आदत डालें और वजन लेकर के चलने की आदत डालें। और वजन भी एक खास तरीके से, वजन ये नहीं कि हाथ में पकड़ करके चलना है, नहीं, कंधों पर जो स्कूल बस्ता होता है उस तरह से। रक्षक आप देख सकते हैं, एक छोटी कीमत में आपको मिल जाएगा,
1,000-1,500 रुपए से शुरुआत के लिए शुरू कर सकते हैं। और उसमें वजन डिस्ट्रीब्यूटेड भर करके, यानी कि पूरा वजन एक जगह पर ना हो, फैला हुआ वजन लेकर के चलने की आदत डालें। जितनी ज्यादा वजन लेकर के चलने की आदत होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि ऊपर ऊंचाई पर आपको अपना खाना, अपना पीने का सामान, सूखे कपड़े, मोजे, दस्ताने इत्यादि आपको खुद ही ढो करके ले जाने होते हैं। यहां तक कि आपके सोने के लिए टेंट, स्लीपिंग बैग भी आपके बैग में ही होता है। तो आप अपने आप को इस खेल के अंदर, खासकर माउंटेनियरिंग में, आधा खच्चर समझ के चले। ये एक मजाक की बात थी, बट यही चीज इस गेम को रोमांचकारी बनाती है। प्रकाश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो भी सवाल हैं उनके जवाब दिए, और आपने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ किया कि माउंटेनियरिंग को किस तरीके से खेला जाए और उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आपने अपने अनुभव भी हम सभी के बीच में शेयर किए। हमारे बीच में सीआरसी लखनऊ के आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर हमसे जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि इस मोटिवेशनल टॉक में सर के द्वारा हमें आशीर्वचन प्रदान किए जाएं, जिससे कि हम एक हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हम अपने जीवन में कुछ कर पाए, उनसे एक मार्गदर्शन मिल सके। श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बहुत लेट से जुड़ पाया क्योंकि मैं एक कार्यक्रम में था, और मैं स्वागत तो क्या ही करूंगा अंत में, लेकिन मैं अभी सुन रहा था सभी हमारे डिग्नेटरीज को, और फिर से मैं अपने मंत्रालय की तरफ से, अपने राष्ट्रीय संस्थान की तरफ से, सीआरसी की तरफ से, अपने सभी ऑफिसर्स स्टाफ की तरफ से, आज के हमारे चीफ गेस्ट अर्जुन अवार्डी और विश्व रैंकिंग 2 के पैरा बैडमिंटन चैंपियन मनोज सरकार जी, आज के हमारे रियल लाइफ अचीवर्स राजन बाबू जी, प्रकाश चंद जी, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स विकास जी और नागेश जी, आप सभी के प्रति मैं सीआरसी की तरफ से अपना आभार प्रकट करता हूं। आप सब समय निकाल के इस कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और ये जो मोटिवेशन है, मोटिवेशनल सीरीज है, इसके पीछे हम लोगों की मंशा ये है कि आप लोगों की जो अचीवमेंट्स है, आप लोगों ने जो चुनौतियों से लड़ा है, आप लोगों को जो एम्पैथिक मेंटर मिले हैं, क्योंकि समाज में किसी भी नए कार्य को करने के जब आप शुरू करेंगे, किसी कार्य को अचीव करना चाहेंगे, वेदर यू आर पर्सन विद डिसेबिलिटी, वेदर यू आर नॉन डिसेबल्ड, हमेशा कठिनाइयाँ आती हैं। उस राह में हम सबको चाहे एक एम्पैथिक कम्युनिटी मिलती है, चाहे एम्पैथिक मेंटर मिलता है, एम्पैथिक गाइड मिलता है, जो हम सबको आगे ले जाता है, हमें रोशनी दिखाता है। और आप लोग जिन बाधाओं को पार करके और जिस स्तर पर आप लोग पहुंचे हैं, वो बातें हमारे पटल से ग्रामीण अंचलों तक, दूर दराज तक और ऐसे लोगों तक पहुंचे जिन तक आपकी बातें आज तक नहीं पहुंची हैं। और हो सकता है कि वो आगे चल के मनोज सरकार बने, राजन बाबू बने, प्रकाश बने, और ऐसे पोटेंशियल वाले लोग। मैं इतने दिन से इस क्षेत्र में, दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि बहुत पोटेंशियल है। तो उनको शेप देने की ज़रूरत है, उनको पुश देने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और हमारी पूरी कम्युनिटी को एम्पैथिक सोच रखने की ज़रूरत है। सिंपैथी तो सभी लोग रखते हैं, दिव्यांगों को देखा तो बेचारा बोल दिया, लेकिन बेचारा बोलने से काम नहीं चलना। जब तक उनकी जो दिव्यांगता है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख के उसका समाधान नहीं निकालेंगे और उनको आगे बढ़ाने के मैकेनिज्म नहीं सोचेंगे, तब तक हमारी सोसाइटी में जो हम अचीव करना चाहते हैं
वो संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप सबकी जो आवाज़ है ये दूर दराज तक लोगों तक पहुंचेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। आज जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं वो सभी एक इंफॉर्मेशन कैरियर की तरह आप लोगों के अचीवमेंट को दूर दराज तक पहुंचाएंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग भविष्य में भी सीआरसी लखनऊ से जुड़कर हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे बेनिफिशियरीज को और अभिभावकों को मोटिवेट करते रहेंगे। खासकर इस पैंडेमिक के दौर में जब सारी स्थितियां परिस्थितियां सब जगह रुक गई हैं, सारे जो एक्टिविटीज थे वो रुक गई हैं, सेंटर बेस्ड एक्टिविटीज रुक गए। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम दुगनी तेजी से इन सब चीज़ों को क्रियान्वित करें। मैं फिर से आप लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा जो भी आशीर्वचन हम लोगों को दिए गए, निश्चित ही हम लोग उनको, उन आशीर्वचनों को ग्रहण कर एक जो भी दूरी तय करनी है वो दूरी तय करेंगे और इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को, इन रियल लाइफ अचीवर्स को उन ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाएंगे जहां इनकी आवश्यकता है, जहां इनके मोटिवेशन की आवश्यकता है। निश्चित ही सीआरसी लखनऊ की तरफ से वो कार्य किया जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम की अगली कड़ी में, क्योंकि हमारे दोनों रियल लाइफ अचीवर, हमारे दोनों मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे मुख्य अतिथि अपनी बातें हमारे साथ साझा कर चुके हैं, अब मैं चाहूंगा कि हमारी जो प्रश्न उत्तर की कड़ी है, उस प्रश्न उत्तर की कड़ी में हमारा कोई भी पार्टिसिपेंट जिसका कोई सवाल हमारे रियल लाइफ अचीवर से या हमारे चीफ गेस्ट से है तो वो पूछ सकते हैं। वो अपना माइक अनम्यूट करें और जो भी प्रश्न है वो हमसे पूछें। कोई भी पार्टिसिपेंट अपना प्रश्न यहाँ पर रख सकता है, पूछ सकता है। नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति जी, ज्योति सिंह है सर। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, पूछिए। सर जैसे कि सर जो पैरा स्पोर्ट्स हैं उसमें सर नेम और फेम मिलता है, लेकिन सर फाइनेंशियली सपोर्ट या कैरियर ओरिएंटेड ये चीज़ें हो सकती हैं उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल ज्योति मैडम, बिल्कुल। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको देता हूं। हमारे साथ में मनोज सरकार सर क्या जुड़े हुए हैं? मनोज सरकार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद वो हमसे लेफ्ट कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे एक साथी जो कि स्पोर्ट्समैन भी हैं और पैरा स्पोर्ट्स में काफी अपना अनुभव रखते हैं, तो मैं ब्रिजलाल सर से कहूंगा कि ज्योति जी के प्रश्न का उत्तर दें। ब्रिजलाल सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज इस सवाल का उत्तर दें। ब्रिजलाल सर। प्रकाश सर प्लीज, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आप इस सवाल का उत्तर दें। ज्योति जी, ऐसा है, किसी भी खेल या व्यवसाय को आप शुरुआती दौर में देखते हैं तो ये बात सही है कि आर्थिक रूप से अभी पैरालंपिक गेम्स, पैरा गेम्स चैलेंजिंग हैं और उतने कमर्शियली वाइबल नहीं हैं जितने के अदर गेम्स होते हैं। इस चीज को आप समझने के लिए ये देख सकते हैं, अदर नॉन पैरा गेम्स में भी कुछ मेन गेम्स के अलावा आप बाकी खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी पाएंगी क्रिकेट के कंपैरिजन में। तो ये चीज अभी पैरा गेम्स में भी है, बट सिचुएशन आर इम्प्रूविंग, सहायता मिलती है। और इसमें जो समस्या है वो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सुदृढ़ीकरण और उसके फंड मैनेजमेंट, उन सब चीजों को ठीक करने की जरूरत है, जिसके लिए सभी खिलाड़ियों को साथ साथ बाकी हमारी
जो डिफरेंटली एबल्ड सोसाइटी है उसको आगे आना चाहिए, तभी हम अपने आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेटर फाउंडेशन कमर्शियली भी दे पाएंगे पैरा गेम्स में। ज्योति जी थैंक यू मैं सर। भी इस ज्योति जी मैं भी इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। हम यस सभी सर। जानते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट है, वो बहुत अच्छा करता है, तो उसके लिए कहीं भी रास्ते हैं, कहीं भी वो जा सकता है। अगर कोई खिलाड़ी, उसको सिर्फ खेलना है और उसको बहुत अच्छा खेलना है, वो कोशिश करे कि बहुत अच्छा खेलना है। अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, अगर कोई फुटबॉलर बनना चाहता है, वो कोशिश यही करे कि मुझे बहुत अच्छा खेलना है। हो सकता है उसके पास रिसोर्सेज ना हो, उसके पास अर्थ ना हो। आपने आपने देखा भी होगा कि छोटे छोटे बच्चे जब जो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, वो एक डंडा उठाकर और एक बॉल, जो कपड़े की बॉल होती है, जिनके पास इतना ज्यादा अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, उस बॉल से खेलने की कोशिश करते हैं। और वही गली के बच्चे, वही गली के क्रिकेटर एक दिन बहुत अच्छे और उत्कृष्ट क्रिकेटर बन के हमारे सामने आते हैं। तो वैसे ही पैरालंपिक में भी है कि पैरालंपिक में कोशिश हमें ये करनी है, हम अगर गार्जियन हैं, हम अगर सोसाइटी के व्यक्ति हैं, हम अगर उनके आस पड़ोसी हैं, हम कोई भी हैं, हमारे आसपास अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है जो जो डिसेबल है और वो खेलने में रुचि रखता है, हमें उसे सपोर्ट करना है। वो सपोर्ट कोई बहुत बड़ा सपोर्ट ना हो, छोटा छोटा सपोर्ट करें, और हम उन बच्चों को आगे ले जाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। हमारी प्रेरणा मात्र से ही वो उस सफर को तय कर सकते हैं, उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं जहां वो जाना चाहते हैं। सर मेरा कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिले तो उनको और इनकरेजमेंट मिलेगा मैडम इस बिल्कुल, फील्ड में। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी मान लिया जैसे कोई बच्चा शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वो खेल में इंटरेस्ट रखता है, खेल में रुचि रखता है, तो शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसकी हेल्प करता है उस खेल में ले जाने में, या उस खेल में उसे आर्थिक मदद देने में, है ना। अगर कोई किसी भी संस्थान में अपनी पढ़ाई कर रहा है तो वो जो भी संस्थान है उस खेल के प्रति, उस खेल में आगे जाने के लिए उसे मदद करता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। इवन बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले मिलते हैं। जैसे कि कल आपने सुना होगा शौकत जी को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया कि आज वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। इसी तरीके से समाज के बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो हमें मोटिवेट भी करते हैं और हमें आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट भी इस ओर अपने कदम उठा रही है और निश्चित ही आगे आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। विकास सर। जी हेलो। हाँ, मंसूरी सर बोलिए प्लीज। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये माउंटेन में एस्कॉर्ट की अहम भूमिका होती है, तो उसके साथ पर, साथ लॉन्ग कैन का सामंजस्य किस तरह होता है? प्रकाश सर बेहतर बता पाएंगे सर। प्रकाश सर अच्छा। प्लीज आप मंसूरी सर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या माउंटेनियरिंग जब आप कर रहे थे, या माउंटेनियरिंग जब आप दृष्टिबाधित व्यक्ति लोग करते हैं, तो क्या उनको लॉन्ग केन की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, लॉन्ग केन चलाने के का इस्तेमाल करने के लिए जो रास्ता या परिस्थितियां होती हैं वो अनुकूल नहीं होती। उसकी बजाय परिस्थितियों के अनुकूल हम रोप गाइडिंग या आईसेक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दोहरे रूप से कारगर होता है। अगर हमारा पैर फिसलता है तो बर्फ में हमको वो रोकने के भी काम आता है। उसके साथ साथ हम जिस रोप के साथ बंद करके चल रहे होते हैं, तो दूसरे स्कॉट पर हमारा लोड हट जाता है। तो आईसेक की जगह, मतलब लॉन्ग केन की जगह पर हम आईसेक का इस्तेमाल करते हैं। एक कुल्हाड़ी की तरह का इक्विपमेंट होता है और करीब करीब ये 18 इंच के आसपास और आपकी हाइट के अनुसार लंबा होता है।
अच्छा सर, इसकी कोई अलग से थैंक यू प्रकाश टेक्निक होती है? हाँ, इसकी टेक्निक होती है कि किस परिस्थिति में इसको किस तरह से पकड़ना है और किस तरीके से ठोकना है। अच्छा, बर्फ में धन्यवाद। ठोका जाना है तो नुकीली साइड से ठोका जाएगा, और पत्थर में ठोका जाना है तो उसकी तरफ धारदार दूसरी तरफ एक नुकीला चपटी चोंच होती है, उसको फंसाया जाता है। और अगर समतल या भुरभुरी पहाड़ी है तो उसको नीचे की तरफ से ठोक करके सपोर्ट लिया जाता है। तो इसमें सर टिप की वजह से इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाता है, यही हुआ ना? इंफॉर्मेशन जो मिलता है वो आपका सबसे ज्यादा आपके पैरों पर, प्लस आपका जो स्कॉट गाइड है और उसके साथ जो बंधी हुई रोप है उससे मिलता है। डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन आपको रोप से मिलता है, और अच्छा अच्छा, रोप को इसमें हम इतना इस तरीके से सामंजस्य बिठा करके रखते हैं कि वो ना तो ज्यादा खींचे और ना ज्यादा वो ढीली हो, एक सामंजस्य बना रहे। खींचने पर जो स्कॉट है उसके शरीर पर अतिरिक्त भार पड़ेगा और वो जल्दी थक जाएगा, और ढीला छोड़ने पर आपको जो डायरेक्शन मिलना है वो मिलना कम हो जाएगा। तो ये सामंजस्य आपको लगातार बनाना पड़ता है, और यही सामंजस्य स्कॉट के साथ बनाना जरूरी है। धन्यवाद सर। और ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है सर? हाँ, ये जो आप लेके चलते हैं उसका नाम प्रॉपर? आइसेक कहा जाता है इसे। आइसेक्ट। हाँ, आइस मतलब बर्फ और सेक मतलब सेक्शन। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी। सर, आई थैंक यू प्रकाश सेक्शन जी। भारत में उपलब्ध है सर? हाँ, ये इक्विपमेंट भारत में उपलब्ध हैं, बट ज्यादातर ये बाहर से ही मंगाए जाते हैं, क्योंकि एक कारण पेटेंट का है, डिजाइन और टेक्नोलॉजी के ऊपर। दूसरा कारण भारत में इनकी मांग कम है, और तीसरा कारण मांग होने कम होने के कारण तो कंपनियां इसमें निवेश नहीं करना चाहती, और जो भारतीय उपकरण हैं वो उतने अच्छे गुणवत्ता में नहीं पाए जाते। पर इसके बावजूद भी नेपाल में कुछ कुछ उपकरण अब बनने लगे हैं। थैंक यू प्रकाश सर। कोई अन्य प्रतिभागी जिसका कोई प्रश्न हो हमारे इस मोटिवेशनल टॉक से संबंधित, हमारे जो भी रियल लाइफ अचीवर्स हैं उनसे कोई प्रश्न अगर आपका हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं स्पेशल एमएड बीएचयू से कर रहा हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। जी। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मेरे कई मित्र रहे हैं जो दृष्टिबाधित हैं, और जो कि मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय से बीएड किया हूँ, स्पेशल बीएड भी आई, और इसमें बीएचयू से एमएड कर रहा हूँ। मैंने देखा है सर कि ऐसे कई भी विद्यार्थी हैं जो मेरे मित्र हैं जो शतरंज खेलना बड़ा एक्सपर्ट है खेलने में, क्योंकि अच्छे अच्छों को हरा देते हैं, लेकिन वो कहीं प्लेस नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके बदौलत वो जा सके, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, वो मिडिल क्लास से आते हैं। तो इस संदर्भ में कोई ऐसा, जैसे एनएफबी है वैसे राष्ट्रीय लेवल संस्थान, तो ऐसा कोई संस्थान नहीं है जैसे दृष्टिबाधित को वहाँ पे उनके तहत इनरोल करा के ट्रेनिंग दिला के आगे बढ़ाया जा सके? ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हो तो बताइए। बिल्कुल, बहुत सारे संस्थान हैं, और मैं चाहता हूं कि कल की जो मोटिवेशनल टॉक है, जो कल हमारा जो लास्ट मोटिवेशनल टॉक है, उसमें हमारे साथ में एक नेशनल चेस प्लेयर हमारे साथ जुड़ेंगे, दिनेश चंद। हम उन्हें सुनेंगे और निश्चित ही कल की मोटिवेशनल टॉक में आपके सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो यह सवाल हम कल के लिए छोड़ते हैं। कोई अन्य प्रश्न? कोई अन्य प्रश्न? अन्य प्रश्न में सर यही है, मैं क्योंकि मैं दृष्टिबाधित देखा हूँ, क्योंकि उनके अंदर जैसी नहीं कई चीज करने की योग्यता होती है, शारीरिक बल से भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे सर ने बताया माउंटेनियरिंग करने के लिए या क्रिकेट खेलने के लिए। तो जितने भी क्षेत्र हैं, अगर उनको मुझे लग रहा है अगर गाइडेंस दिया जाए तो
कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पैरा स्पोर्ट में हर एक क्षेत्र में न जा सके। मैंने जहाँ बिल्कुल तक आप रियलाइज किया है, अध्ययन किया है और वर्तमान में चल ही रहा है सर। आपने बिल्कुल सही बात कही। और सर मैं सिर्फ विषय में कांटेक्ट करने का प्रयास किया था सर, एक थोड़ा जो पीसीआई है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, लेकिन सर वो उतना सपोर्ट नहीं करते। वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो कि मतलब ट्रेंड, वो कहते हैं कि पहले आप ट्रेनिंग अपने प्राइवेट स्तर पर करिए और ट्रेंड हो जाएंगे तो हमें क्वालिफाइंग वो रखेंगे, उसमें आप क्वालिफाई हो पाएंगे तब लेंगे। तो ऐसा कोई व्यवस्था होना चाहिए कि वो खिलाड़ी को ले और ट्रेनिंग दे, जो उसमें अच्छा परफॉर्म करे उनको सेलेक्ट करे, ना कि कहे कि प्राइवेट आप ट्रेनिंग करिए। तो यहाँ प्राइवेट ट्रेनिंग करने में ही आज के समय में 2000-3000 मंथली लगता है कोई भी जी गेम हो। जी कैसे वो कैसे कर पाएगा? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। सपोर्ट आर्थिक रूप से और मॉरल सपोर्ट, साथ साथ में फिजिकल सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट चाहिए जिससे कि वो बच्चा, वो डिसेबल आगे बढ़ पाए और अपना जो भी उसकी स्किल है, जो भी उसका कौशल है, उस कौशल को निखार कर एक अच्छा खिलाड़ी बन पाए। निश्चित ही कल के वेबिनार में आपको इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। हमारे पास और दूसरे भी एक्सपर्ट होंगे तो आपके इन सवालों का जवाब निश्चित रूप से दे पाएंगे। तो प्लीज इन सवालों को कल के लिए छोड़ते हैं। और किसी व्यक्ति का कोई सवाल हो, किसी पार्टिसिपेंट का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। और किसी व्यक्ति का, किसी पार्टिसिपेंट का हमारे प्रकाश जी से संबंधित या राजन बाबू से संबंधित कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप अवश्य पूछ सकते हैं। हमारे दोनों रियल लाइफ अचीवर हमारे साथ उपस्थित हैं। जहां तक आज के मोटिवेशनल टॉक का सवाल है, मुझे लगता है कि आप लोगों में से आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है और आपके जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों का जवाब आपको दे दिया गया है। और निश्चित ही आज की इस मोटिवेशनल टॉक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं जैसा कि मैं एज अ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ में कार्य कर रहा हूं, तो एक वाकया मैं प्रकाश जी के साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रकाश सर और मैं एनआईवीएच में कुछ दिन कलीग के रूप में एक दूसरे के साथ काम किया। मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था, प्रकाश सर परमानेंट एम्प्लॉय थे वहां के। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया और उस प्लान में हमारा प्लान ये था कि हम लोग वैष्णो देवी जाएंगे। और हम लोगों ने प्लान बनाया, हम लोगों का एक ग्रुप वैष्णो देवी के लिए निकला और साथ साथ में हमारे 2-3 विजुअली इम्पेयर्ड साथी और थे। उस अवसर पर, उस मौके पर हम सभी जानते हैं कि वैष्णो देवी की चढ़ाई काफी ऊपर है, लगभग 14 किलोमीटर हमको चढ़ के जाना पड़ता है। प्रकाश सर हमारे साथ में थे और मैंने देखा कि जब वो हमारे साथ चढ़ रहे थे या वैष्णो देवी के लिए चढ़ाई कर रहे थे तो देखा कि हम लोग थक जा रहे थे, लेकिन प्रकाश सर लगातार हमारे साथ उसी स्फूर्ति में, उसी जोश में चलते जा रहे थे। और ये निश्चित ही इस बात का एक परिचायक है कि उन्हें एडवेंचरस में कितनी रुचि है, एडवेंचर में कितनी रुचि है। कई बार हम लोगों से ये भी बोला करते थे कि चलिए आज कैंप करते हैं, आज कोई एडवेंचरस स्पोर्ट करते हैं, कहीं चलते हैं। तो ये कुछ अनुभव है हमारे उनके बीच में, उनके साथ में। तो प्रकाश जी, प्रकाश सर एक 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 मोटिवेशनल पर्सन है। आपने एनआईवीएच में जॉब किया, एनआईवीएच के बाद में आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया, फिर उसके बाद अभी ओएनजीसी में कार्य कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि जो लोग इस तरीके का टैलेंट रखते हैं। और आपने गेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप निश्चित ही हम जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। प्रकाश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन मनोज सरकार सर जो कि हमारे बीच में आ चुके हैं शायद।
मनोज सरकार सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सर, हमारे साथी, हमारे एक साथी ने अभी एक प्रश्न पूछा था मनोज सर कि कोई ऐसे एसोसिएशन है या कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो डिसेबल बच्चे को हेल्प करें पैरा स्पोर्ट्स में जाने के लिए। तो सर प्लीज, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इनके प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद और कि इस क्वेश्चन को पिकअप करने के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम्स इसमें क्या है कि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पैरा स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है, और इसमें बहुत सारी संस्थाएं और फेडरेशन ऑलरेडी है जो कि पैरा स्पोर्ट्स में है अभी। और दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि एक होता है कि किसी न्यू कॉमर्स या न्यू प्लेयर्स की बात करें तो कि वो नया जो स्टूडेंट है वो किस लेवल पे खेला हुआ है, पहला पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है अगर उस बच्चे ने कि थोड़ा सा अचीवमेंट कुछ कर रखा है, आई मीन अगर न्यू कॉमर्स है तो हल्की सी समस्या आ सकती है, लेकिन अगर न्यू कॉमर्स नहीं है, ऑलरेडी खेल रहे हैं और थोड़े बहुत उनके नेशनल में अचीवमेंट से या स्टेट में अचीवमेंट से, तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अच्छे लेवल पे मदद कर रही है, लाइक स्पॉन्सर कर रही है। तो डिपेंड करता है कि उस प्लेयर्स के बारे में कि वो प्लेयर्स न्यू कॉमर्स है या फिर ऑलरेडी प्लेयर हैं वो। सर इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है। सर एक हमारे पार्टिसिपेंट है, वो पूछ रहे थे कि अगर कोई बच्चा अच्छा खेल रहा है, अच्छा स्पोर्ट्समैन है, मान लिया कि वो चेस बहुत अच्छा खेल रहा है, तो इंडिविजुअल लेवल पर उसे किस तरीके से आगे प्रमोट किया जा सकता है, या वो खुद को किस तरीके से आगे जो भी खेल हैं, पैरा स्पोर्ट्स हैं, उनमें आगे ले जा सकता है। अच्छा, इसके लिए बेसिक चीजें थोड़ा सा नोटिस करना है। एक्चुअली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी और मैं चाहूंगा कि यही प्रॉब्लम उनके साथ ना। सबसे पहले आप क्या करिए, पैरालंपिक के सोशल साइटेड हैं जितने भी, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पेज हो, उन सब से जुड़िए सबसे पहले। जब आप उनसे जुड़ेंगे तो आपका जो फेडरेशन है ऑटोमेटिकली आपके साथ अटैच होना स्टार्ट होगा। मींस आपको नॉलेज बढ़ने स्टार्ट होगी कि आप अगर चेस से है तो चेस के फेडरेशन में आप धीरे धीरे करके इन्वॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं तो बैडमिंटन के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज और उस फेडरेशन से या उस प्लेयर की टीम से आप ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। धन्यवाद मनोज सर, तो इस सिंपल प्रश्न है। का उत्तर देने के लिए। मुझे लगता है अगर किसी अन्य अगर पार्टिसिपेंट, जी 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 सर। आई थिंक सर का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। अगर कोई और किसी का प्रश्न हो। जी मनोज सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मुझे लगता है कुछ नेट की प्रॉब्लम है। आ, और किसी पार्टिसिपेंट का कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकता है प्लीज। जी मुझे लगता है सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। आ, मुझे लगता है सभी प्रश्नों के उत्तर दिए दिए जा चुके हैं। आज की इस मोटिवेशनल टॉक में उपस्थित। जी सर, जी जी सर, मुझे लगता है नेट की प्रॉब्लम है आपकी सॉरी, तरफ मेरी से। अगर आवाज नहीं आ रही तो मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में बताना जी चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। जी जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी प्लेयर्स जो किसी लेवल पे खेल रहे हैं या स्टार्ट करना चाहेंगे, तो मैं चाहता हूं वो उस क्षेत्र के जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर है, लाइक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक पेज हो गया। आवाज आ रहा है। हाँ, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, आपकी आवाज नहीं हमारे दर्शकों तक, हमारे पार्टिसिपेंट तक पहुंच आगे पा आए और रही आगे है। अच्छा खेले। जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज की इस मोटिवेशनल टॉक में जुड़े हुए तमाम प्रतिभागियों का मैं सीआरसी लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं हमारे अर्जुन अवार्डी मनोज सरकार सर को, जो कि विश्व नंबर 2 पैरा बैडमिंटन के प्लेयर हैं। मनोज सरकार सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हमारी रिक्वेस्ट, हमारी प्रार्थना स्वीकार की और हमारे इस मोटिवेशनल टॉक में उपस्थित हुए, अपने अनुभवों को हमारे बीच में साझा किया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है सर। धन्यवाद के क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका महोदया श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का। मैडम की प्रेरणा से हम इस तरीके के वेबिनार करने में सक्षम होते हैं। मैडम की अनुमति मिलना जरूरी होती है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर का, जिनके ऊर्जावान नेतृत्व में हम इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं, इस तरीके की मोटिवेशनल टॉक ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, आयोजित कर पाते हैं। श्री रमेश पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के इस क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे रियल लाइफ अचीवर श्री राजन बाबू जी का, जो कि इंटरनेशनल जूडो का प्लेयर हैं और उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। राजन बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ की टीम की तरफ से, सीआरसी की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और अपने अनुभवों से हमारे दर्शकों को काफी कुछ देने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री प्रकाश चंद्र सर का, जो कि एक माउंटेनियर है और साथ साथ में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं ओएनजीसी में। प्रकाश चंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और हमारे इस कार्यक्रम में, इस मोटिवेशनल टॉक को सफल बनाने के लिए आप हमारे साथ उपस्थित कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सर। धन्यवाद विकास जी, आमंत्रित करने के लिए। अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी पूरी सीआरसी लखनऊ की टीम, हमारे आईटी एक्सपर्ट सुमित जी, हमारे सह कोऑर्डिनेटर श्री नागेश पांडे सर और हमारे उन तमाम प्रतिभागियों का जिनकी उपस्थिति के बिना शायद इस तरीके का जो मोटिवेशनल टॉक है, इस तरीके का वेबिनार है आयोजित करना संभव होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ, आप अपना प्यार और साथ इसी तरीके से सीआरसी लखनऊ के साथ बनाए रहें। हम समय समय पर आप सभी अच्छे अच्छे वेबिनार, कुछ अच्छी अच्छी मोटिवेशनल टॉक लेकर आते रहेंगे। आप अपना सहयोग और प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग एग्जिट हो सकते हैं और कल हमारे साथ हमारे